देश के बहुत सारे लोग अब तक मीडिया पर सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि जब देश में इतना कुछ चल रहा है, चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है, भारत में आर्थिक रूप से बहुत परेशानी लोगों को हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, ऐसे में भी मीडिया सारे दिन सुशांत सिंह राजपूत की खबरें दिखाता रहता है। कई लोगों ने ऐसी शिकायतें की, लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत का यह मामला और बॉलीवुड का यह मामला अब भारत की संसद तक पहुंच गया है और भारत की संसद में भी इस पर चर्चाएं हो रही हैं। और आज बड़ा सवाल जो भारत की संसद में पूछा गया वो ये है कि क्या बॉलीवुड के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। यह सवाल आज भारत की संसद में पूछा गया है। समाजवादी पार्टी की सांसद और मशहूर फिल्म एक्ट्रेस जया बच्चन ने राज्यसभा में आज कहा कि ड्रग्स के मामले को लेकर बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश हो रही है। यानी ये मामला देश भर के न्यूज चैनल से होता हुआ, अखबारों से होता हुआ, सोशल मीडिया से होता हुआ भारत की संसद तक पहुंच गया है और भारत की संसद में अब इस पर चर्चाएं हो रही हैं। जया बच्चन की नाराजगी गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन के एक बयान को लेकर थी। रवि किशन ने कल लोकसभा में यह बयान दिया था कि बॉलीवुड भी ड्रग्स की लत का शिकार हो चुका है और इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। जया बच्चन की प्रतिक्रिया बेहद अहम है क्योंकि ड्रग्स के मामले पर अब तक फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर भी बॉलीवुड दो हिस्सों में बटा हुआ था और बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बिल्कुल खामोश बैठे रहे, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। कंगना के साथ जो कुछ हुआ उस पर पूरा बॉलीवुड चुपचाप बैठा रहा। ये सारे वो लोग हैं जो फिल्म के बड़े पर्दे पर नायक बनते हैं, हीरो बनते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स बोलते हैं और आप अपनी जेब से अपना खून पसीने की कमाई का पैसा खर्च करके इन बड़े बड़े नायकों को देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं और आप इन्हें सचमुच का नायक मान बैठते हैं। जया बच्चन ने यहां तक कह दिया कि जो लोग बॉलीवुड में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही जया बच्चन ने संसद में बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगाया, उनके समर्थन और विरोध में अलग अलग बयानों की झड़ी लग गई। सबसे पहले हम आपको राज्यसभा में दिए गए जया बच्चन के उस बयान को सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने ड्रग्स के मामले पर फिल्म इंडस्ट्री का खुलकर बचाव किया है। आप सुनिए क्या कहा है उन्होंने। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. Just because there are few people, you cannot tarnish the image of the entire industry. Right. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन आपने क्या इस बात को पर गौर किया, आपने नोट किया, जया बच्चन ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में कुछ नहीं कहा। इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कंगना रनौत के साथ जो कुछ हुआ मुंबई में, उसके बारे में, उनके बचाव में कुछ नहीं कहा। वो पहली बार अब अपना बयान दे रही हैं, वो भी देश की संसद में, और वो ये कह रही हैं कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जया बच्चन के बयान पर सबसे पहली प्रतिक्रिया कंगना रनौत की ही आई है और उन्होंने ये पूछा है कि जया जी, क्या आप तब भी यही कहती जब मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को पीटा जाता, घसीटा जाता और उसके साथ बदसलूकी की गई होती, तो भी तब जब वो टीनेज में हो? क्या आप यही बात अभिषेक के बारे में भी बोलती जब उसे लगातार परेशान किया जाता और एक दिन वो अपने घर में लटकता हुआ पाया जाता? मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूं कि हम लोगों के लिए भी कुछ संवेदना दिखाइए। ये लिखा है कंगना रनौत ने,
जया बच्चन को। जया बच्चन जिस तरह से आज बात कर रही हैं, ऐसा लगता है जैसे वो बॉलीवुड की फर्स्ट लेडी हैं, बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली की सदस्य हैं, और बच्चन परिवार जो है वो बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली है। जया बच्चन तो यहां इतना बोल रही हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अभी तक ना तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अपना मुंह खोला है, ना कंगना रनौत के बारे में अपना मुंह खोला है अभी तक, ना ही जो कुछ इतने महीनों में जो चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में उसके बारे में उन्होंने एक भी बयान दिया है। आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले ही अमिताभ बच्चन की ट्रोलिंग हो रही थी और लोग ये कह रहे थे कि आप चुप क्यों बैठे हैं, आप खुलकर बोलते क्यों नहीं। लेकिन यह भी देखिए अजीब सी बात है, अमिताभ बच्चन की ट्रोलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं, वो चुपचाप बैठे हैं, और जया बच्चन की ट्रोलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि वो खुलकर संसद में बोल रही हैं। लेकिन समस्या यह है कि जया बच्चन ने जो आज कहा उससे देश के बहुत सारे लोग उनसे एग्री नहीं करते। जया बच्चन और कंगना रनौत की इस बहस से सवाल उठता है कि क्या एक्टर को सिर्फ एक्टिंग करनी चाहिए या देश के बड़े मुद्दों पर सामने आकर बोलना भी चाहिए। एक एक्टर को क्या करना चाहिए? आप एक एक्टर को किस भूमिका में देखना चाहते हैं? दूसरों के लिखे शानदार डायलॉग्स पर्दे पर बोलता रहे, वो आपको अच्छा लगेगा, या फिर वही एक्टर देश के बड़े बड़े मुद्दों पर बात करने लगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्टरों को बाहर आना चाहिए, बड़े बड़े मुद्दों पर बात करनी चाहिए, कश्मीर पर बात करनी चाहिए, पाकिस्तान पर बात करनी चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ हुआ उस पर बात करनी चाहिए, देश के हर मुद्दे पर उन्हें अपनी राय देनी चाहिए, चीन के बारे में उन्हें अपनी राय देनी चाहिए। जया बच्चन सांसद हैं और सांसद होने के नाते वो सिर्फ बॉलीवुड का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती। संसद इस देश की है, राज्यसभा पूरे देश की है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो किसी मुद्दे पर जब बोलेंगी तो बहुत सोच समझ कर बोलेंगी। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि जब पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर अभियान चला रहा था, तब जया बच्चन ने एक शब्द भी ना तो कहीं लिखा ना उन्होंने बोला, तब बिल्कुल चुप रही। जब कंगना रनौत के दफ्तर को अवैध बताकर उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, तब भी जया बच्चन बिल्कुल चुप रही। लेकिन हैरानी है कि जब ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती के फंसते ही जया बच्चन बोल पड़ी। उन्होंने इस बारे में बोलने के लिए देश की संसद को चुना, यानी देश के सबसे बड़े राजनीतिक मंच को उन्होंने यहां बॉलीवुड के लिए इस्तेमाल कर लिया और यह पूरा मामला आज संसद तक पहुंच गया। अब आप मीडिया को क्या दोष देंगे? यहां आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि जया बच्चन के समर्थन में कौन कौन से बड़े एक्टर आज ही एक ही दिन के अंदर सामने आ गए। इनमें से कई फिल्मकार भी हैं, एक्टर भी हैं, और इनमें कौन कौन है? कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनका आपको अंदाजा अभी तक हो गया होगा। इनमें फरहान अख्तर का नाम है, इनमें जोया अख्तर का नाम है, सोनम कपूर का नाम है, तापसी पन्नू है, अनुभव सिन्हा है और दिया मिर्जा जैसे कलाकार शामिल हैं। ये सारे लोग तुरंत जया बच्चन के समर्थन में आ गए। इसलिए आज हम ये पूछ रहे हैं कि एक एक्टर को सिर्फ एक्टिंग करनी चाहिए या बड़े मुद्दों पर बोलना भी चाहिए? जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ड्रग्स रैकेट की बात सामने आई है, यह सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जया बच्चन आखिर किसको बचाना चाहती हैं, किसके लिए जया बच्चन परेशान हो रही हैं, क्योंकि पूरा बॉलीवुड तो खुद कई महीनों से बिल्कुल शांत बैठा है, चुप बैठा है। बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बड़े बड़े हीरो अपने अपने घरों में बंद होकर बैठे हुए हैं। यह सवाल सिर्फ जया बच्चन से नहीं बल्कि बॉलीवुड के हर उस कलाकार से है जो अपने ही कुछ साथी कलाकारों के साथ अन्याय होने पर चुप बैठा हुआ था। ये सारे कलाकार, ये सारे हीरो वो हैं जो फिल्मी पर्दे पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और हमेशा जीत जाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में जब अन्याय होता है तो ये चुपचाप सब कुछ सहते रहते हैं। अमिताभ बच्चन भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अब तक बिल्कुल चुप रहे हैं। सुशांत के लिए इंसाफ की मांग उठाने वाले चाहते हैं कि वो उनकी मौत पर बात करें, यानी अमिताभ बच्चन को खुलकर बात करनी चाहिए, सामने आना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। लोग ये भी चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट पर भी अपनी राय देश को बताएं। लेकिन आज जया बच्चन ने इस मामले पर जो कुछ कहा है उससे साफ हो गया है कि बॉलीवुड अब दो हिस्सों में बंट गया है। कई फिल्म कलाकारों ने जया बच्चन के बयान के समर्थन में ट्वीट किए हैं, उनके बयान को उनके साहस की निशानी बताया है। जया बच्चन ने जो बयान दिया था वो सांसद और एक और अभिनेता रवि किशन के बयान की प्रतिक्रिया में था। जया बच्चन के बयान पर रवि किशन ने जो जवाब आज दिया है वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए।
जया जी मेरी बात समझी नहीं कि मैं इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूं, जो इंडस्ट्री विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्री, इसको कौन खोखला करना चाह रहा है? जया जी से मेरा यही सवाल है कि कौन इसको बर्बाद करना चाह रहा है, कौन इनडायरेक्टली इसमें आ रहा है, कौन ड्रग्स करके यूथ को, युवाओं को, हीरोज़ को ख़त्म करना है, जो रोल मॉडल्स हैं देश के, तो एक फैशन ना बन जाए। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमने बात कही थी। और जया जी को उन्होंने सुना ही नहीं। पहली बात, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स नहीं ले रही है, कुछ लोग ले रहे हैं। और ना मैंने गटर का इस्तेमाल किया शब्द का, ना मैंने कुछ नाली कहा। जया जी ने कहा जी थाली में खाते हैं, तो जया जी उसमें छेद करते हैं। मैं आपको बता दूं, ना मुझे कोई किसी ने थाली दी कभी, ना मुझे फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने खाना दिया। मैंने स्वयं की एक भोजपुरिया थाली बनाई, स्वयं को लॉन्च किया। भोजपुरी समाज ने, देश ने सुपरस्टार बनाया, और आज 1 लाख लोगों का रोज़गार चलता है इस इंडस्ट्री से। सो आप कोई सोचना ही नहीं चाहिए कि थाली खाना उसके लिए, छेद उसके लिए सूट करता है जिसको किसी ने लॉन्च किया, जिसका कोई गॉडफादर हो। मेरा तो कोई गॉडफादर ही नहीं रहा, स्वयंभू हूँ मैं। लोग चल कर आते, मैं रेंग कर आया हूँ जया जी ऊपर। तो ये सब सोचना चाहिए कि वो मेरे जैसा सेल्फ मेड आदमी पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो बड़ी बात यह है कि अगर बॉलीवुड में ड्रग्स के रैकेट की जांच होती है तो क्या इससे बॉलीवुड खत्म हो जाएगा? क्या ये बॉलीवुड के खिलाफ साजिश है? क्या जया बच्चन ये कहना चाहती हैं कि बॉलीवुड में जो तमाम कलाकार ड्रग्स लेते हैं वो जांच के दायरे से बाहर होने चाहिए, उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या वो ये कहना चाहती हैं? और अगर कोई ये कहता है कि जांच होनी चाहिए तो फिर वो बॉलीवुड के खिलाफ है। बड़ी बहस अब ये हो गई है। लेकिन इसमें खास बात यह है, आपने ये नोट किया कि अब सुशांत सिंह की मौत से ये सुई हटकर कहीं और जा रही है। अब लोग सुशांत सिंह की मौत को तो भूल गए और बाकी चीजों पर आ गए। अब ड्रग्स की बात होने लगी है, अब बॉलीवुड की बात होने लगी है। और दुख इस बात का है कि जहां से पूरी बहस शुरू हुई थी, यानी सुशांत सिंह की मौत हुई कैसे, उन्होंने आत्महत्या की है, आत्महत्या के लिए किसी ने उन्हें मजबूर किया था, या उनकी हत्या हुई है, इस बात के बारे में अब कोई बात ही नहीं कर रहा। ये कितनी बड़ी बात है। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स लेते हुए जो वीडियो जी न्यूज ने आप सबको दिखाए थे, उसके बाद से ही फिल्मी सितारों के बीच एक बहस छिड़ गई और ऐसा लग रहा है जैसे ड्रग्स पर बॉलीवुड का बंटवारा हो चुका है। अलग अलग कैंप्स बन चुके हैं, अलग अलग हैशटैग और कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। अब बहस इस बात पर हो रही है कि बॉलीवुड में ड्रग्स कल्चर की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को आप देखिए, ये वीडियो हमने पूरे देश को दिखाया था, आज आप फिर से देख सकते हैं। और इसमें आपको रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का सेवन करते हुए दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे ऐसे सबूत सामने आए हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्मी कलाकार ऐसे हैं जो खुलेआम अपने घरों में पार्टीज के दौरान ड्रग्स लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर 3 महीने तक मौन व्रत धारण करने वाले बड़े बड़े कलाकार अब ड्रग्स की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। अब तक तो बोले नहीं, लेकिन अब बोलने लगे हैं। ऐसा लगता है कि सुशांत के न्याय की लड़ाई अब पीछे छूटने लगी है। सवाल यह है कि क्या फिल्मी कलाकारों को ड्रग्स की जांच में भी डिस्काउंट मिलना चाहिए? क्या फिर इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? बड़े बड़े अभिनेता, निर्माता, निर्देशक ड्रग्स के खिलाफ स्वच्छता अभियान से इतने परेशान क्यों हैं? ड्रग्स पर दम मारो दम और उड़ता पंजाब जैसी फिल्में तो बनाई जा सकती हैं, उनमें बड़े फक्र से ये सारे कलाकार काम भी करते हैं। फिल्मों में ड्रग्स पार्टियों को ग्लैमरस तरीके से दिखाया जा सकता है, लेकिन उड़ता बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की जांच को बॉलीवुड को बदनाम करने के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? क्या कुछ फिल्मी कलाकारों के लिए ड्रग्स एक मल्टी विटामिन बन गया है? ये सवाल भी यहां उठता है कि क्या फिल्मी कलाकार हमेशा सिर्फ अपने फायदे के लिए ही सोचते हैं? नेता हो या फिर अभिनेता, दोनों की सफलता और असफलता आम जनता ही तय करती है। फिल्मी कलाकार की सफलता तब तय होती है जब जनता अपनी जेब से पैसा खर्च करके उनकी फिल्मों को सिनेमा हॉल में देखने के लिए जाती है, और अभिनेता की सफलता यहां से तय होती है, और नेता की सफलता तब तय होती है जब यही जनता उसे वोट डालती है। नेता और अभिनेता दोनों जनता की तालियों के दम पर ही
अपनी कामयाबी की कहानी लिखते हैं। जनता चाहे तो किसी को भी जीरो से हीरो बना सकती है और हीरो से जीरो भी बना सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्यादातर फिल्म अभिनेता अपने हितों और सुविधा के मुताबिक बोलते हैं और खामोश रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड में एक ट्रेंड देखा जा रहा है जिसमें अपनी फिल्म के रिलीज से ठीक पहले ये सारे फिल्मी एक्टर या तो कोई विवादित बयान देते हैं या फिर किसी विवादित मुद्दे के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। आपको याद होगा कई कलाकार इससे पहले ऐसा कर चुके हैं। दीपिका पादुकोण जैसे कलाकार जेएनयू तक होकर आ गए थे ताकि वो अपनी फिल्म को प्रमोट कर सके। तो ये सब देखा जाता है कि जब एक्टर राजनीति में आते हैं तो अक्सर फ्लॉप हो जाते हैं और बहुत बड़े बड़े फिल्म कलाकारों की भी यही कहानी है। राजनीति में उनकी हैसियत कभी शो पीस से ज्यादा की रही नहीं। पहले फिल्म कलाकारों की भूमिका राजनीतिक रैलियों में भीड़ जुटाने की हुआ करती थी, बड़े बड़े नेताओं के लिए कैंपेन करने की हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक दलों ने उन्हें टिकट देनी शुरू कर दी और नया ट्रेंड शुरू हो गया। इसके बाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको याद होगा अमिताभ बच्चन है, जिन्हें 1984 में राजीव गांधी ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से टिकट दिया था। उन्हें उस दौर के बड़े नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतारा गया था और अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को 1,87,000 वोटों से तब हरा दिया था। इस हार से हेमवती नंदन बहुगुणा का करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अमिताभ बच्चन भी राजनीति में ज्यादा चल नहीं पाए और सिर्फ 3 साल के बाद उन्हें राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। और तब यह पहली बार बात सामने आई थी कि एक्टरों को, यानी जो बड़े बड़े फिल्मी कलाकार हैं, ये जब फिल्म के पर्दे पर आते हैं तो दूसरों के लिखे डायलॉग्स बोलते हैं और ये उसी में अच्छे रहते हैं। जिस दिन इन्हें अपने डायलॉग्स खुद बोलने पड़ते हैं, अपने डायलॉग्स खुद लिखने पड़ते हैं, उसी दिन ये कलाकार फ्लॉप हो जाते हैं। इसलिए ये कलाकार चलते ही तब हैं जब कोई दूसरा इनके लिए डायलॉग्स लिख रहा होता है, दूसरा इन्हें डायरेक्शन दे रहा होता है कि क्या करना है, कहां एक्टिंग करनी है और कहां क्या अदाएं दिखानी है। शत्रुघ्न सिन्हा भी फिल्मों में जितने सफल रहे उतनी सफलता उन्हें राजनीति में नहीं मिली और कई बार वो सांसद बने, वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन अपने बयानों के कारण वो बीजेपी से दूर होते गए। फिलहाल वो कांग्रेस में है, लेकिन वहां भी कोई खास भूमिका आजकल उनकी नजर नहीं आ रही। ऐसे बहुत सारे नाम मैं आपको गिना सकता हूं। विनोद खन्ना है, गोविंदा है, राज बब्बर है, परेश रावल है, हेमा मालिनी है, उर्मिला मातोंडकर हैं और अनुपम खेर को भी कुछ हद तक आप उसमें शामिल कर सकते हो। हालांकि अनुपम खेर ने चुनाव तो नहीं लड़ा है, लेकिन वो आजकल राजनीति में काफी दिलचस्पी रखते हैं और बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। अब दूसरी तरफ एक बड़ी बात यहां पर यह भी है कि जैसे ही कोई कलाकार, फिल्मी कलाकार, एक्टर बड़े बड़े मुद्दों पर खुलकर आपके साथ अपनी बात रखने लगता है, खुलकर ट्वीट करने लगता है, सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस डालने लगता है, तो क्या फिर उसे काम मिलना बंद हो जाता है? क्या उसकी विचारधारा की वजह से उसके करियर पर फर्क पड़ता है? क्या उसकी विचारधारा फिर यह तय करती है कि उसे फिल्म इंडस्ट्री में कितना काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक उदाहरण और एक सवाल आज आपके मन में हम छोड़कर जाते हैं। कंगना रनौत अब एक एक्ट्रेस तो है ही, लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा राजनीति में भी आने लगी है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब कुछ वर्षों में वो नेता बन जाएंगी, कुछ वर्षों में शायद चुनाव भी लड़ने लगेंगी। लेकिन क्या ये फिल्म इंडस्ट्री अब दोबारा कंगना रनौत को किसी भी फिल्म में काम करने का मौका देगी? क्या कोई भी बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर जो मुंबई में इस समय रहता है वो शिवसेना को नाराज करके कंगना रनौत को कभी अपनी किसी फिल्म में काम करने का मौका देगा? ये बड़ी बात है। क्या कोई और बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर जो कैसा भी हो अब कंगना रनौत को अपनी फिल्म में लेगा? क्या कोई बड़ा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, फिल्म प्रोड्यूसर, कोई बड़ा फिल्म फाइनेंसर कंगना रनौत अगर अपने लिए भी फिल्म बनाएंगी तो क्या उसमें पैसे लगाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगा कि कंगना का फिल्मी करियर इसके बाद कहां जाता है, वो फिल्मों में सरवाइव कर पाएंगी या नहीं। यह अलग बात है कि वो बाद में राजनीति में आ जाएं, चुनाव लड़ने, बड़ी नेता बन जाएं, आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री उनका कितना साथ देगी और उन्हें कितना काम देगी, ये आपको आने वाले महीनों में पता चल जाएगा। और आपको यह भी पता चल जाएगा कि जब कोई कलाकार खुलकर अपनी बात कहता है देश के सामने, तो ये फिल्म इंडस्ट्री उसका क्या हश्र करती है। अब दूसरी तरफ, ये तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, दूसरी तरफ आप दक्षिण भारत की इंडस्ट्री देखिए, वहां की फिल्म इंडस्ट्री, जहां फिल्मों के कलाकार तमाम बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं।
उनकी राय अक्सर जनता के बीच में बहुत ध्यान से सुनी भी जाती है। जनता उनकी बातों को गंभीरता से लेती है और शायद यही कारण है कि दक्षिण की राजनीति में फिल्म कलाकारों का हमेशा से बहुत प्रभाव रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल एमजी रामचंद्रन है, जो 10 साल तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। वो तमिल फिल्मों के सफल कलाकार थे। आज भी तमिलनाडु में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। एमजी रामचंद्रन की शिष्या कही जाने वाली जयललिता राजनीति के शिखर तक पहुंची। 140 फिल्मों में काम करने के बाद जयललिता 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत भले ही खुलकर राजनीति में ना आए हों, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर हमेशा खुलकर अपनी बात रखते हैं और रजनीकांत के बयानों को पूरे देश में गंभीरता से लिया जाता है। इसी तरीके से आप कमल हासन को देख लीजिए। कमल हासन ने तो अपनी एक पार्टी भी बना ली है, वो भी खुलकर तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। दक्षिण भारत में राजनीति में कामयाब एक्टरों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें एनटी रामाराव हैं, करुणानिधि हैं, कमल हासन हैं, चिरंजीवी जैसे कई मशहूर नाम यहां पर शामिल हैं। तो ये एक बड़ी बात है और आज बहस का ये विषय हम आपके साथ छोड़कर जा रहे हैं। आप इसके बारे में सोचिएगा कि ये बॉलीवुड जो है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसमें आप इन बड़े बड़े कलाकारों को अपने खून पसीने की कमाई का पैसा खर्च करके देखने के लिए जाते हैं, जब असल ज़िंदगी में बड़े बड़े मुद्दे आते हैं तब ये कैसा काम करते हैं, ये कैसी राय आपके सामने रखते हैं। और क्या अब हमें एक नए युग की तरफ जाना चाहिए जहां हम कलाकारों को सिर्फ कलाकार मानकर चलें और जहां हम इस बात को स्वीकार कर लें, इस सच्चाई को स्वीकार कर लें कि ये कलाकार हैं, ये नकली हैं, ये सिर्फ दूसरों के डायलॉग्स फिल्मी पर्दे पर आकर बोलते हैं और इनसे आप कोई और उम्मीद मत कीजिए। इनसे मत उम्मीद कीजिए कि ये चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़े होंगे। इनसे मत उम्मीद कीजिए ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलेंगे। इनसे मत उम्मीद कीजिए कि ये आतंकवाद के खिलाफ कभी कोई बयान देंगे। इनसे मत उम्मीद कीजिए कि ये कश्मीर के बारे में कुछ अच्छा कहेंगे और इनसे ये भी मत उम्मीद कीजिए कि ये कभी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इंसाफ मांगने की मुहिम में शामिल होंगे। तो इसलिए ये एक नया युग है और इस युग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको, जैसे आप अपने नेताओं को जज करते हैं, अब समय आ गया है कि अभिनेताओं के बारे में भी आप अपनी राय बनाना शुरू करें। उधर ड्रग्स के मामले में फंस चुकी रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर कोर्ट के फैसले की कॉपी आज हमें मिल गई है। आपको याद होगा, शुक्रवार को मुंबई की अदालत ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन तब उन्होंने ये नहीं बताया था कि इनकार क्यों किया है, ये जमानत रिजेक्ट क्यों हुई है। जी न्यूज़ ने पूरा जोर लगाया था, वो सारे वीडियोस आपको दिखाए थे कि जिनमें वो खुद ड्रग्स लेती हुई दिख रही हैं और हमें खुशी है इस बात की कि उन्हें ज़मानत तो नहीं मिली, लेकिन आज अदालत ने कई बड़ी बातें ऐसी कही हैं। मेरे पास अदालत के उस आदेश की कॉपी है जिसके कारण रिया चक्रवर्ती को ज़मानत नहीं मिली। इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इस आदेश के मुताबिक ड्रग्स की डिलीवरी और पेमेंट की पूरी जानकारी रिया चक्रवर्ती को होती थी। कई बार सुशांत की पसंद की ड्रग्स का फैसला भी रिया चक्रवर्ती ही करती थी। ड्रग्स के लिए कई बार रिया चक्रवर्ती के क्रेडिट कार्ड से भी पैसे दिए गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के पास कई सबूत हैं जिससे यह साबित होता है कि रिया चक्रवर्ती जब जेल से बाहर जाएंगी तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं और ड्रग्स सप्लाई करने वालों को भी अलर्ट कर सकती हैं। ऐसा अदालत ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अदालत ऐसा कह रही है। अब मैं आपको बताता हूं, अदालत ने यह लिखा है, फ्रॉम द रिकॉर्ड इट इज सीन दैट अक्यूज्ड एंड लेट सुशांत सिंह राजपूत वर इन लिव इन रिलेशनशिप। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए, अदालत ये कह रही है कि रिकॉर्ड देखने के बाद ये समझ में आता है कि सुशांत और रिया लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। पहली बड़ी बात। उसके बाद लिखा है, इट इज एलिजेड दैट अक्यूज्ड मतलब रिया चक्रवर्ती procured drug for Sushant Singh Rajput by financing them. For that, accused had asked her brother Shovik to arrange for the drug, and for them drug were arranged from the accused Zaid Vilatra और एक और नाम इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स अरेंज की थी और अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के जरिए ये खरीदी थी। फिर आगे लिखा है अदालत ने, NCB had recovered WhatsApp chats and other electronic evidence, यानी NCB के पास WhatsApp की चैट्स हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं
सम अमाउंट इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड वाया क्रेडिट कार्ड ऑफ अक्यूज्ड। कुछ पैसा रिया चक्रवर्ती के क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर किया गया है। फर्दर इन द प्रेजेंट क्राइम देयर इज अ रिकवरी ऑफ कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ LSD फ्रॉम अक्यूज्ड अनुज केशवानी। The investigation is at preliminary stage. Therefore, from the available record, it cannot be said that there are no reasonable grounds to connect the accused. रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। अदालत ने यह साफ कर दिया कि ऐसा नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं उनका इस केस से संबंध है, उन्हें फंसाया नहीं जा रहा। फिर है, In addition, according to the prosecution, accused has taken the names of other persons. देखिए ये बड़ी बात है। अदालत कह रही है कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ और लोगों के नाम भी लिए हैं। The investigation in respect of those persons is in process. जिनके नाम लिए हैं उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनमें वो लिस्ट भी हो सकती है बाकी की फिल्मी कलाकारों की जिसके बारे में पूरा विवाद हो रहा है। If the accused is released on bail, then she will alert those persons and they will destroy the evidence. अदालत कह रही है कि अगर बेल पर छोड़ दिया रिया को तो रिया बाहर जाकर उन लोगों को अलर्ट कर देगी जिनके नाम इन्होंने लिए हैं और जो सबूत हैं उन्हें मिटा दिया जाएगा। There is a possibility of tampering of evidence. एविडेंस को के साथ टेम्परिंग हो सकती है। As discussed above, considering the allegations against the accused, there is a bar to release the accused on bail under section, फिर sections बताए हैं, इसलिए उनकी बेल को रिजेक्ट किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि इसमें 2-3 बातें बिल्कुल साफ हैं। रिया और सुशांत लिव इन रिलेशनशिप में थे, पहली बात जो अदालत खुद कह रही है। दूसरी बात, अदालत के इस आदेश में लिखा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदा करती थी और वही तय भी करती थी कई बार कि वो कौन सी ड्रग्स लेंगे। और तीसरी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ और लोगों के नाम भी लिए हैं जिनकी जांच NCB कर रही है। इसलिए रिया चक्रवर्ती को नहीं छोड़ा जा सकता, जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जेल से बाहर निकली तो वो सबूतों को मिटा सकती हैं और उन लोगों की मदद भी कर सकती हैं जिनके नाम इसमें आगे चलकर शामिल हो सकते हैं। अब सोचिए, आज लोकसभा में एक सवाल भी पूछा गया इस पूरे मामले को लेकर। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि बॉलीवुड और ड्रग्स माफिया के बीच किसी साठगांठ के सबूत फिलहाल नहीं मिले हैं। यह सवाल केरल में कुन्नूर के कांग्रेस सांसद के सुधाकरन ने पूछा था। जवाब में सरकार ने यह कहा है कि 28 अगस्त को NCB ने इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर किया है और अभी तक की जांच के मुताबिक कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल जांच जारी है। यह भी मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। कुंबाकुडी सुधाकरन ये सांसद हैं कांग्रेस के, इन्होंने सवाल पूछा है और सवाल क्या है देखिए। वेदर द गवर्नमेंट हैज कंडक्टेड अ डिटेल्ड इंक्वायरी इन द नेक्सस बिटवीन people in the film industry and those involved in the drug trade during the COVID-19 lockdown। इन्होंने पूछा है लॉकडाउन के दौरान क्या सरकार ने कोई डिटेल्ड इंक्वायरी की है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों और ड्रग ट्रेड में शामिल लोगों के बीच चल रहे नेक्सस को लेकर। और सरकार कह रही है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन नो सच एक्शनेबल इनपुट्स वर रिसीव्ड बाय NCB रिवीलिंग द नेक्सस बिटवीन पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड ड्रग ट्रैफिकर्स। हाउएवर अ केस इन दिस रिगार्ड हैज बीन रजिस्टर्ड बाय NCB मुंबई ऑन 28/8/2020 और अब तक इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसकी जांच चल रही है। तो इन्होंने जो सवाल जो पूछा है, असल में सवाल भी इन्होंने ठीक से पूछा नहीं है और सवाल में इन्होंने ये डालकर कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ऐसा क्या हुआ है, ये डालकर सरकार ने इन्हें उसी में फंसा दिया है और सरकार ने ये कह दिया कि लॉकडाउन के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बात सही है क्योंकि ये जो केस रजिस्टर किया गया है ये लॉकडाउन के दौरान नहीं किया गया, ये अनलॉक के दौरान किया गया है जब लॉकडाउन समाप्त हो चुका था। फिलहाल ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड 2 हिस्सों में बंट चुका है, लेकिन कुछ बड़े कलाकार शांत बैठे हैं। यहां मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक मशहूर कविता की कुछ पंक्तियां आपको याद दिलाना चाहूंगा और वो पंक्तियां ये हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध। यानी सत्य और असत्य के युद्ध में जो तटस्थ हैं गलती उसकी भी है, समय उनका भी अपराध जरूर लिखेगा। सत्य और असत्य की लड़ाई में हमें हर हाल में अपना पक्ष चुनना होगा। जो लोग आज तटस्थ होकर बैठे हैं, जो लोग आज
चुप होकर बैठे हैं, समय उनका अपराध भी एक दिन जरूर लिखेगा, क्योंकि इस समय पक्ष लेना बहुत जरूरी है। पूरे देश के लिए पक्ष लेना जरूरी है। आपको भी यह पक्ष लेना होगा और सबसे पहले हम पक्ष ले रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का।